नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो आप इसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं, क्योंकि यह देखने में आया कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसकी एक वजह यह भी है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट नहीं करवाते और इलाज भी नहीं करवाते और इसे नजरअंदाज करते हैं। एएनबी न्यूज आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर दिखे कोरोना के लक्षण तो जल्द कराए जांच और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग और जिला अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए हॉस्पिटल में जरूरी संसाधन बढ़ाए जाएं, टेस्टिंग और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। दूरस्थ क्षेत्रों से टेस्टिंग लैब में सैंपल भेजने में देरी हो रही है, हेलीकॉप्टर से भी इसे भेज सकते हैं। यह सुनिश्चित किया जाए कि टेस्टिंग में देरी ना हो, सर्विलांस सिस्टम मजबूत किया जाए। मुख्यमंत्री ने कोरोना योद्धाओं के लिए बनाए गए चिकित्सा सेतु मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया और इस मोबाइल ऐप को डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, सुरक्षाकर्मी, पुलिस और कोरोना ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो लगभग हमारे 5000 क्रॉस कर गए हम लोग डेली टेस्टिंग, और हमने कहा कि इसको और बढ़ाइए। जो प्राइवेट लैब हैं, अभी हमारे जो जिलाधिकारी हैं थोड़ा पैसा खर्च करने में संकोच कर रहे हैं, हमने कहा इसमें संकोच मत करिए और ये टेस्टिंग हमको 10,000 तक ले जानी है। 10,000 तक टेस्टिंग प्रतिदिन हो जाए। जो 60 साल से अधिक के लोग हैं या जिनको कुछ अन्य तरह की कोई तकलीफ है तो उन पर विशेष फोकस किया जाए। कोई ऐसा न रह जाए कि उसका टेस्ट ना हो। उस दिशा में आप पूरे गंभीरता से और काम करिए ताकि समय पर उनकी देखरेख हो सके प्रॉपर तरीके से। अगर माना उनको इलाज की ज़रूरत है या हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है तो समय पर हो सके। दूसरा जो होम आइसोलेशन के लिए हमने जो सुविधा प्रदान की, तो कुछ ऐसे अपवाद सामने आए हैं कि वो लोग घर से बाहर निकल गए। तो उसके लिए कहा गया कि उन पर आप कड़ी कार्रवाई करिए। अगर कोई जिम्मेदारी लेते हैं और उसका अनुपालन नहीं करते हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उसमें बिल्कुल हिचकने की ज़रूरत नहीं। तो टेस्टिंग जितना बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि उतना ज़्यादा हमारे जो हम अपने लोगों को सतर्क। सत्ता का नशा क्या होता है, इसका जीता जागता सबूत उधम सिंह नगर में उस वक्त देखने को मिला जिस वक्त एक सभासद ने लिंक मार्ग पर हो रहे टाइल्स निर्माण में कमीशन नहीं देने पर ठेकेदार की धुनाई कर दी। आसपास के लोगों ने बामुश्किल बीच बचाव कर दोनों को शांत कराया, जबकि पीड़ित ठेकेदार को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ये पूरी वारदात एक कैमरे में लाइव कैद हो गई। ठेकेदार ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। ठेकेदार का कहना है कि बीजेपी सभासद उस पर बिना कमीशन लिए काम न करवाने का दबाव बना रहा था। कमीशन न दिए जाने पर बौखलाया सभासद महाराणा प्रताप चौक पहुंचकर काम रुकवाने लगा और आपा खोते हुए उसके साथ मारपीट कर दी। तो वहीं इस पूरे मामले पर नगर पालिका के सभासद का कहना है कि उनकी ओर से निर्माण कार्य की जांच की बात कही गई थी, जिसमें ठेकेदार की ओर से कमीशन देने की बात कही गई। सभासद ने कहा कि नगर पालिका मानकों के अनुरूप कार्य नहीं कराए जा रहे। सर वैसे गुम्मा लाते मारी और गुप्त अंक पे यानी कि लात मारी सर, वहाँ से दिक्कत हो रही है। हालत बहुत ज़्यादा खराब है मेरी। मैं अभी कोतवाली में क्यों मारपीट क्यों हुई क्या मामला क्या था? मामला पता नहीं सर, आते आते गाली देना स्टार्ट कर दिया कि ये है वो है। बेद भाई का काम चल रहा था और सभी पब्लिक के सामने कल ही पीसीसी करी थी, सबके सामने करी थी। माल में कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। हाँ। उसके बाद फिर आए गाली गलौज की, वो काम बंद करो, ये है वो, बेद भाई के लिए फ़ोन करो, ये है वो। मैंने फ़ोन लगाया, वो नहीं उठा पाए। बाई चांस मैंने कोई दिक्कत है भैया बताओ, तो कुछ नहीं, गाली देना स्टार्ट और बस। अब लोग आप थाने में क्या तहरीर दे रहे हो? हाँ जी। अच्छा, क्या मांग कर रहे हो पुलिस से आप कार्रवाई की?
कार्रवाई से पुलिस से मांग हम ये कर रहे हैं सर, न्याय होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है जब मन में आए जैसे मारो, कोई बात है लेने देने की, वैसे बैठ के बोलते हैं ना कि ये बात है, ये दिक्कत है। ठीक है। कि कई दिनों से पानी भरा जा रहा था, करीब 3-4 सालों से। तो हमने चेयरमैन साहब को कहा, तो बोले बजट नहीं है हमारे पास। बोले मैंने कहा बजट नहीं है, हम उसका बजट का इंतजाम हम कर देते हैं, कोई तरीके से इस तरीके का पानी को रोको, शहर में दुकानदार सारे परेशान हो रहे हैं। तो उस चेयरमैन साहब ने कह के, कोई ठेकेदार को कह के बोले तुम इसका काम कराओ, उसकी पेमेंट हम करा देंगे। तो इस बीच में एक वार्ड मेंबर आया, तो उससे कोई कमीशन का लेन देन होता होगा इनका, कोई कमीशन का, तो उसका पहले काम बंद करा के चला गया। तो फिर उसके बाद हम लोग गए, मैंने कहा आप काम करिए, उसके देख लेंगे, कोई वार्ड मेंबर आएगा। उसके बाद फिर लौट के आया, तो उसका एक मुंशी था, उसके साथ कोई कहा सुनी हो गई और ज़्यादा हो गई, उसको बड़ी बेरहमी से मारा गुरी गई। और बोले जनता के सामने इतनी बेरहमी से मारा, कैमरे में भी कैद हैं और सारी इनकी वीडियो बनी हुई है, पूरी जनता ने इनकी वीडियो बनाई है। सत्ते के नशे में इन्होंने बहुत बदतमीजी करी, बोले आओ सालों थाने में देख लेंगे, बदमाशी दिखाई, गुंडागर्दी की। उधर उधम सिंह नगर में बंगाली समुदाय के जाति प्रमाण पत्र पर पूर्व पाकिस्तानी शब्द लिखकर आ रहा है, जिसको हटाने के लिए पिछले कई सालों से बंगाली समाज के जनप्रतिनिधियों से लेकर आम लोग सड़क पर उतरकर कई बार धरना प्रदर्शन से लेकर आंदोलन तक कर चुके हैं, लेकिन कोई भी परिणाम अभी तक नहीं आया। लेकिन कुछ दिन पहले सांसद अजय भट्ट की ओर से लोकसभा में यह समस्या उठाई गई थी, जिसके बाद जाति प्रमाण पत्र से पूर्व पाकिस्तानी शब्द हटाने की बात की गई, जिसके बाद तमाम बंगाली समुदाय के बीजेपी नेताओं ने खुशियां मनाते हुए एक दूसरे को बधाई देते हुए मिठाइयां वितरण की, तो साथ ही सांसद अजय भट्ट का सम्मान करते हुए धन्यवाद किया था। लेकिन जब वास्तविकता में बंगाली समुदाय के युवा जातीय प्रमाण पत्र बनाने तहसील पहुंचे तो पता लगा कि पूर्व पाकिस्तानी बांग्लादेशी शब्द नहीं हटा, जिसके बाद से बंगाली समुदाय के लोगों में सरकार के प्रति खासा नाराजगी है। तो वहीं बंगोभाषी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारत सरकार की ओर से लगभग 60 से 65 साल पहले हमारे पूर्वजों को बांग्लादेश से तत्कालीन उत्तर प्रदेश में बसाया गया, जो कि अब उत्तराखंड है, और कहा कि हमारा जन्म भारत में हुआ है तो हमारे जाति प्रमाण पत्र पर पूर्व पाकिस्तानी शब्द क्यों लिखा आ रहा है। बंगाली जाति को उत्तराखंड में बसाया गया था, तत्कालीन उत्तर प्रदेश तब यहाँ का था। उत्तराखंड के तमाम जगह जहाँ पर बंगाली लोग निवास कर रहे हैं, उनके जाति प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के विस्थापित शब्द लिख के आ रहा है, जो घोर निंदनीय है। इसकी हम घोर निंदा करते। कई बार इस संदर्भ में सरकार से हमारी बात हुई, सरकार ने केवल और केवल हमें कोरी आश्वासन दिया, इसके सिवा कुछ भी नहीं दिया। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हमने मांग किया है, कई बार हमने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को भी हमने लिखा है। 2014 में हमने तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उससे पहले मनमोहन सिंह जी को हमने लिखा था। पीएमओ कार्यालय से उत्तराखंड सरकार को भी लेटर जारी हुआ था, उसके बावजूद भी उत्तराखंड सरकार कोई कार्य इस दिशा में नहीं कर रही है। हमने कुछ समय उनको दिया है, अल्टीमेटम दिया है। यदि माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से, पीएमओ कार्यालय से कोई समुचित अच्छी मांग नहीं आती, अच्छे सुझाव नहीं आते, अच्छे इस पर पटाक्षेप नहीं होता है, तो हम निश्चित तौर से ये गारंटेड है, उत्तराखंड सरकार के विधानसभा गेट के सामने हम आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। और इसकी सारी के सारी पूरी जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की होगी, जो बिल्कुल पूर्ण रूप से बंगालियों को बेवकूफ़ बनाई जा रही है। कुछ तथाकथित नेताओं के द्वारा इस प्रकार की बातें कही गई है, पर इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। इसका कोई भी जीओ जारी नहीं हुआ। हमने सरकार से ये बात कहेगा, जीओ आई है, अगर बंगाली छात्र छात्राओं को अगर पूर्वी पाकिस्तान नहीं कहा जा रहा है, नहीं लिखा जा रहा है, तो उसका हमें जीओ प्रदान करें, या फिर जो क्षेत्रीय, जो हमारे जो ब्लॉक के एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, वो हमें लिख। वहीं धारचूला से 50 किलोमीटर दूर आपको बता दें, बगापानी तहसील में एक बार फिर से आपदा का कहर बरपा। 20 अगस्त को सुबह 3 बजे यह घटना घटी थी। उस दिन क्षेत्र में भयंकर बारिश हुई और पूर्व में आए नाले ने फिर रुख गांव की तरफ कर लिया था, जिसमें रोड पर बने होटल और किराना दुकान पूरी तरह से तहस नहस हो गए। ये गांव आज विपदा की मार लगातार झेल रहा है और इस गांव के 260 लोगों को पिछले दिनों हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू कर बरम इंटर कॉलेज में रखा गया। आज एसडीएम धारचूला ने जगह जगह बंद रास्तों को खुलवाकर लुमती गांव का भ्रमण किया और बर्बाद दुकान वालों से बात की। लुमती के दुकानदार ने बताया कि उनकी दुकान और 4 कमरों का मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और पैदल 8 किलोमीटर चलकर हम यहाँ पर आ रहे हैं। जो भी दुकान थी और घर था, सारी पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है और यहाँ पर कोई रहने का आसरा नहीं है। रात में भटकते रहते हैं, 8 किलोमीटर पैदल चलकर।
कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं जो 8 किलोमीटर पैदल चलते मैं यहाँ दुकान खोल रहा था। 19 तारीख की रात को वो भी जो है सुबह होते 19 तारीख की रात से सुबह होते तक वो दुकान अभी बच नहीं रही है, सारा खत्म हो चुका है। और मेरे को घर आने जाने में लगभग 5 या 6 घंटा पैदल रास्ता चलना पड़ता है और मुझे रोज़ यहाँ पर आना पड़ रहा है। आज मेरे सामने क्या बोलते हैं एसडीएम साहब आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि सामन जी हम कुछ कर देंगे। वहीं चंपावत मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोपों से घिरे भारतीय जनता पार्टी के द्वारहाट विधायक महेश नेगी का पुतला दहन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ के नारे दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके विधायकों की ओर से उत्तराखंड की बेटियों के साथ बलात्कार जैसी हरकतें की जा रही है। तो साथ ही सरकार पर आरोप लगाया कि उत्तराखंड में भी बेटियों पर बलात्कार के मामले कम नहीं हो रहे। अध्यक्ष द्वारा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सभी जगह पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया और द्वारहाट के विधायक, भाजपा के विधायक द्वारहाट के महेश नेगी द्वारा जो दुष्कर्म किया गया है उसके विरोध में सभी उत्तराखंड में सभी जगह कांग्रेस द्वारा पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह बेटी बचाओ का नारा था, आज सभी लोग देख रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है तब से बेटियों के साथ जिस तरीके से बलात्कार हो रहे हैं, उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है और इन सारे मामलों में भाजपा के संगठन से लेकर इनके विधायकों के नाम आ रहे हैं। इसी में द्वारहाट की बेटी प्रीति बिष्ट के साथ जो द्वारहाट के विधायक महेश नेगी ने दुष्कर्म किया, आज वह मामला पूरे प्रदेश में एक सत्ता के लिए नाक का सवाल बन चुका है और उत्तराखंड वासियों के लिए भी यह शर्म का विषय है कि हम जब अपनी ही बेटियों का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं तो हम आने वाले समय में किस तरीके से इस राज्य का विकास करेंगे। और आज हम सरकार से मांग करते हैं कि द्वारहाट की बेटी प्रीति बिष्ट को न्याय दिया जाए, उक्त प्रकरण के दुष्कर्म मामले की सीबीआई जांच हो और जांच होने तक विधायक महेश नेगी को सरकार से बर्खास्त। मसूरी में कोरोना पॉजिटिव आए एक दंपति, एक बुजुर्ग और एक बच्चे को कोविड सेंटर ले जाने को लेकर प्रशासन और पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। प्रशासन और कोविड-19 की टीम के कई बार आग्रह करने पर भी लोग घरों से नहीं निकले। आपको बता दें, भंडारी निवास में कुछ दिन पहले एलबीएस अकादमी में कार्यरत एक दंपति की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उसके माता और बच्चे का सैंपल जांच के लिए भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव आने के बाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी वे घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं हैं। तो वहीं आसपास रहने वाले लोगों को रास्ता सील किए जाने से जंगल से होकर आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर, इनको बार बार बुलाया जा रहा है तो बार बार ये कह रहे हैं कि हम कुछ तैयारी कर रहे हैं, कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस वजह से हम नहीं आ पा रहे हैं। पर लेकिन अगर जो और आम लोगों की बात की जाए तो वो भी जल्दी आ जाते, जैसे आपने बोल दिया है तो तुरंत आ जाते, लेकिन यहाँ 4 घंटे का टाइम वेट किया है लेकिन अभी तक कुछ आए नहीं। तो ऐसा क्या माने कि कोई ऊपर से कोई दबाव है? नहीं, हमारे ऊपर तो कोई दबाव नहीं है। अब वो क्या कर रहे हैं, अगर वो समय पे नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए फिर फोर्स भी आई है, ऐसा नहीं है। प्रशासन भी अपना काम पूर्ण रूप से कर रहा है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है और उसको निकालना साधारण उसमें तो चीज़ है नहीं। उसके लिए पूरी पीपी किट वगैरह पहन करके हमारे लोग लगे हुए हैं। उनको अगर जैसी प्रशासन का हमारे को आदेश होगा वैसा काम किया जाएगा। पर डॉक्टर साहब, लेकिन यहाँ पे आपके पास पूरी फोर्स भी है, सब कुछ है, उनको बुलाया जा रहा है, 4 घंटे का टाइम बीत गया लेकिन फिर भी नहीं। तो क्या माने इसमें, क्या झोल कुछ क्या है? नहीं सर, इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि इसका मेरे पास किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो क्यों नहीं आ रहे। हाँ, वो नहीं आ रहे हैं बाहर, ये एक बात है। जिन लोग भंडारी लोग जो पॉजिटिव आए हैं, ये यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में कार्यरत हैं और लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ने अपना कोविड केयर सेंटर बनाया हुआ है। ये चारों पेशेंट की जो जांच पड़ताल की जा रही है उसमें यह पाया गया है कि ये एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं। तो उसके तहत इनको जो कोविड केयर सेंटर लवासा ने बनाया है वहाँ पर इनको शिफ्ट किया जाएगा। तो ये वर्तमान में वहीं जाएंगे और इनको वहीं पर अभी शिफ्ट करना है। आपको भी पता है देहरादून में काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं और वहाँ पे हमें जो केसेस हैं वहाँ के देखने के लिए वहाँ भी जगह की ज़रूरत है।
तो यहाँ का जो एक रिसोर्स है वो हम यहाँ यूटिलाइज करेंगे। सर लेकिन 4 घंटे का टाइम हो गया सर, ऐसे में तो सर बड़ी दिक्कत है। कब तक जाएंगे सर? ये कि 4 घंटे हो गए, उसके बाद यहाँ से प्रशासन को वापस लौटना पड़े, तो कहीं ना कहीं सर ऊपर से कोई दबाव या नहीं, कोई दबाव नहीं है, कोई भी दबाव नहीं है। जो कार्रवाई है वो बिल्कुल रूल्स एज पर रूल्स हो रही है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ रहना पड़ा। इसमें चूँकि महिलाएं इन्वॉल्व हैं तो उनको वापस जाने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है, तो वो अपना कार्य। अपने उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपने उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीजेपी विधायक पर लगे यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर अब कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। आज देहरादून में कांग्रेस नेता लालचंद शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सरकार का पुतला दहन किया और इस दौरान लालचंद ने राज्य सरकार पर दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगाया, तो साथ ही सभी नेताओं ने DNA जांच कराए जाने की मांग की। वहीं चमोली में बद्रीनाथ हाईवे बंद होने से किस तरीके से बीमारों की जो जान है वो जोखिम में पड़ रही है, ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। दरअसल बद्रीनाथ धाम में एक मजदूर निर्माण कार्य कर रहा था। अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसे कुछ जगहों पर वाहन से लाया गया, लेकिन जहां जहां पर सड़क मार्ग बाधित था वहां से कंधों में लादकर मरीज को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ पहुंचाया गया। आपको बता दें, पिनोला के पास बद्रीनाथ हाईवे बंद है, जो अभी तक नहीं खुल पाया है। यहां पर NH कंपनी की ओर से सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा था। अचानक से पहाड़ी से बड़े बड़े बॉर्डर गिरकर सड़क पर आ गए, जिससे सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। तो वहीं इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहाड़ों में सड़क मार्ग बाधित होने से किस तरीके से आम आदमी परेशान है। जोशीमठ क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान हैं। आवागमन के रास्ते जो हैं वे भी बंद हैं। बीमारों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं चंपावत छात्र संगठन ने जिला अस्पताल PMS के तबादले की मांग की है। उनका कहना है कि PMS डॉक्टर RK जोशी के नेतृत्व में लोगों को अस्पताल में उपचार नहीं मिल पा रहा। जो डॉक्टर पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं, उन्हें PMS की ओर से प्रताड़ित भी किया जा रहा है। उन्होंने PMS का तबादला नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ये है कि जैसे कि हमारे जिला मुख्यालय में बहुत पहले से जिला अस्पताल में बहुत सी बदहाल व्यवस्थाएं थी, जो आज की डेट में काफ़ी हद तक सुधर चुकी है, जिसमें नया स्टाफ हमारा आ चुका है। लेकिन जो हमारे संज्ञान में, वो जो जनता के संज्ञान में आ रहा है कि CMS साहब की गुटबाजी और जो नए कर्मचारी जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के आए हैं, उनके साथ एक नाइंसाफ़ी की जा रही है, जिसका भुगतान गरीब जनता व एक मरीज कर रहा है। जानबूझ के जो ये गुटबाजी की जा रही है। हमारा निवेदन है कि सरकार से अगर इस मामले में, अगर इस मामले को संज्ञान में लेकर इसमें अगर उचित कार्रवाई नहीं की जाती है, तो हम छात्र संघ परिवार और समस्त चंपावत की जनता इस मामले के लिए
वहीं डोईवाला में आज जिला कांग्रेस कमेटी परवादून के अध्यक्ष गौरव चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी विधायक महेश नेगी का पुतला फूंका गया। आपको बता दें, महेश नेगी पर एक महिला के उत्पीड़न का आरोप है। महिला अपनी बेटी का डीएनए टेस्ट कराने की मांग कर रही है, जो कि एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन डीएनए टेस्ट करने की बजाय उल्टा महिला पर ही दबाव बना रहा है और महिला को उलझाने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से कांग्रेस ने बीजेपी विधायक का पुतला फूंककर प्रदेश सरकार से इस मामले में स्पष्ट जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पुतला दहन का जो कार्यक्रम करा गया, वो मुख्य बात यह है कि एक विधायक के ऊपर एक महिला ने एक आरोप लगाया है और महिला कह रही है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, परंतु सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे कोई कार्रवाई अब तक नहीं कर रहे हैं और बजाय उसके प्रशासन जो है, पुलिस उल्टा उस महिला पे दबाव डाल रही है। इसलिए आज उनके उस विरोध में हम लोगों ने पुतला दहन किया। क्या मांग करते हैं, क्या होना चाहिए? हम लोग चाहते हैं इसमें जांच हो और डीएनए टेस्ट जब वो और महिला जब तैयार है डीएनए टेस्ट के लिए, तो आपत्ति क्या है विधायक को? अगर वो निर्दोष है तो उनको अपना डीएनए कराना चाहिए। काशीपुर के आईटीआई थाना क्षेत्र से शर्मसार करने वाली खबर सामने आई, जहां पर एक कॉलोनी में पड़ोस के ही रहने वाले एक युवक ने 3 लोगों की मदद से एक घर पर धावा बोल दिया और एक युवती को नशीला पदार्थ सुंघाकर उसके साथ घिनौनी हरकत की। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भट्ट के मुताबिक आईटीआई थाना क्षेत्र के वैशाली कॉलोनी में पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पीड़ित पक्ष के घर में सामान बिखरा हुआ था। इसीलिए पुलिस को प्रथम सूचना चोरी की प्राप्त हुई। पुलिस के द्वारा बाद में एकत्र साक्ष्यों के बाद नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का प्रकरण सामने आया, जिसके बाद मामले में पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया। देखिए, वैशाली कॉलोनी थाना आईटीआई क्षेत्र में एक सूचना पुलिस को कल प्राप्त हुई थी। इसमें जो पीड़ित पक्ष है उसके घर में काफ़ी सामान बिखरा हुआ था। इनिशियली जो सूचना आई थी उसमें चोरी की सूचना आई थी। इसमें बाद में जब हमने फैक्ट्स कलेक्ट किए तो इसमें जो पीड़िता है उसके साथ गलत कार्य करने का प्रकरण संज्ञान में आया है, तो इस पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो एक्यूज्ड हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अभी इनमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है और न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया जाएगा। सर कितने? देखिए, अभी 4 लोग इसमें अरेस्ट कर लिए गए हैं। देखिए, इसमें 457, 380, उसके अलावा इसमें 328, क्योंकि इसमें नशीला पदार्थ सुंघाया गया है। उसके अतिरिक्त इसमें पोक्सो की धाराएं जो हैं वो लगाई गई। न्यायालय में इनको पेश किया जाए। वहीं नैनीताल जिले के भीमताल स्थित ओखलकांडा ब्लॉक में आज भी आजादी के 74 वर्ष के बाद ग्रामीण कठिन समय व्यतीत कर रहे हैं। रेखाकोट में साली गांव के ग्रामीण सब्जी को बाजार लाने के लिए गोला नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं। फसल काटने के समय नदी का जल स्तर बढ़ जाता है और ग्रामीणों को सब्जी के सही दामों के लिए उसे हल्द्वानी मंडी तक पहुंचाने के लिए खतरा मोल लेना पड़ता है। ग्रामीण नदी पर एक पुल की मांग काफी लंबे समय से कर रहे हैं। उन्हें नजदीकी बाजार आने के लिए 5 किलोमीटर जंगल मार्ग से गुजरना पड़ता है। उनका कहना है कि ऐसे मार्ग में पुल बनने के बाद खतरा भी कम होगा और 1 किलोमीटर की दूरी तय करने पर ही बाजार पहुंचा जा सकेगा। मैं कृषक परिवार से ताल्लुक़ रखता हूं और हम जो भी फसल लगाते हैं वो हमें बरसातों के मौसम में यहाँ पर पुल नहीं होने की वजह से 5 किलोमीटर दूर वाले रास्ते से खंचों मार्केट में ले जाना पड़ता है, जिससे हमारा आधा खर्च अगर लोग ले जा पाते हैं कंधों में, उससे नहीं तो घोड़ों वालों को देना पड़ता है, वो हमारे ढुलाई में लग जाता है। इससे हमें काफ़ी नुकसान होता है। हमें मतलब कई काश्तकार ऐसे हैं जिन्होंने टमाटर मिर्च लगाना ही छोड़ दिया इसकी वजह से कि हमारे क्षेत्र में पुल नहीं है और हमें उसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर ऋषिकेश में राजकीय महाविद्यालय में कुलपति की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में छात्रों ने हंगामा कर दिया। छात्रों ने आरोप लगाया कि एक और कुलपति मीडिया के सामने कॉलेज का गुणगान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर छात्रों की समस्याओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया। छात्रों ने हंगामा करते हुए अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन कुलपति को सौंपा और मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। पिछले 1 वर्ष से कुलपति जी महोदय से मिलने की
बात करना चाह रहे थे, लेकिन हमें समय नहीं मिल रहा था। आज हमें मजबूरन प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसकर हमने अपनी बातें रखी। हमारा जो मुद्दे हैं, हम लोग चाहते हैं कि अगर हमारा ऋषिकेश महाविद्यालय यूनिवर्सिटी बनेगी तो इस यूनिवर्सिटी को हम लोग लागू करेंगे, वरना हम लोग इसका बहिष्कार करेंगे। अगर इस कॉलेज हमारे इसमें अगर नए नए कोर्सेज आएंगे, बीएड है, बीपीएड है, कंप्यूटर साइंस है, एमए के 4 सब्जेक्ट हैं, संस्कृत है, सोशियोलॉजी है, समाजशास्त्र है, आपका गृह विज्ञान है, अगर ये 4 सब्जेक्ट आएंगे तो हम इसको यूनिवर्सिटी को दर्जा देंगे, वरना हम इसके खिलाफ उतरेंगे, हम जन आंदोलन करेंगे, हम रोड पर उतरेंगे, हमें जो करना होगा हम पूरे हद तक जाएंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पे योगा सब्जेक्ट यहाँ पे सेल्फ सब्जेक्ट है, हम चाहते हैं कि उस सब्जेक्ट को सामान्य किया जाए। फिर तीसरा हमारा वो है कि जो यहाँ के टीचर हैं, जो यहाँ के वो हैं, उनको इस यूनिवर्सिटी में समायोजित किया जाए, इसमें मर्ज किया जाए। अगर ये लोग हमारी बातों पे उतरेंगे तो हम इस सिद्धेश्वर यूनिवर्सिटी को स्वीकारते हैं, वरना हम लोग इसका विरोध करते हैं। क्या कैंपस बनाया जाए, यूनिवर्सिटी बनाई जाए, क्योंकि कैंपस पहले भी गढ़वाल में बहुत सारे हैं। अगर ये यूनिवर्सिटी बनेगी तो ही कुछ हो सकता है इस महाविद्यालय का, या कुछ कोर्स हो या सीटें हो या कुछ बच्चों को भला हो सकता है। अगर यूनिवर्सिटी बनने से यहाँ पर जो हमें मार्कशीट कहीं और नहीं जाना। अरे ठीक है, तो क्या बोला वीसी साहब ने? वीसी साहब ने कहा है कि बात चल रही है, पर हमने बार-बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कैंपस न बनेगी, यूनिवर्सिटी बनेगी। पर हमारी बात, पहली मांग हमारी है कि यूनिवर्सिटी जिस दिन बन जाएगी उसी दिन यहाँ कुछ हो सकता है, वरना कैंपस तो उन्होंने पहले गढ़वाल में बहुत कैंपस बना रखे हैं, और जिसका रिमोट कंट्रोल टिहरी गढ़वाल। और इसी के साथ ही आप लोग उत्तराखंड में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।